Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Assistant Professor Malik Muhammad Ali and you are watching Project Management Simplified video series. आज के इस लेसन में हम प्रोजेक्ट बजट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का आप समझ लें पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम बजट को कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट या कॉस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है भाई? कॉस्ट इज अ रिसोर्स sacrificed to achieve a specific objective or something given up in exchange. Costs are usually measured in monetary units like dollars. Cost या कीमत हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कीमत क्या होती है? किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी और चीज़ को कुर्बान करना उसकी जगह। जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम पैसे कुर्बान करते हैं या पैसे हम पे करते हैं, तो ये क्या है? ये कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट जो है हम डॉलर्स के अंदर, रुपीस के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर, गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन में, किसी भी चीज़ में हम कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में बुनियादी तौर पर हम उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं जिनके ज़रिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज किया जा सके और विद इन द डिफाइंड लिमिट, डिफाइंड बजट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन एन अप्रूव्ड बजट। अब सबसे पहला तो स्टेप ये है कि हमें ये प्लान करना होगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट हमने करनी कैसे है। तो पहला स्टेप है प्लानिंग कॉस्ट मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन that will be used for planning, executing and controlling project cost. The main output of this process is cost management plan. Planning cost management के अंदर हम multiple activities करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे चेक करेंगे। आगे प्लानिंग कॉस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसके अंदर हम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाते हैं कि कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है कॉस्ट मैनेजमेंट में वो है एस्टिमेशन। इसमें हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं हर एक्टिविटी के लिए कि इस एक्टिविटी में कितनी रकम खर्च होगी और एक्टिविटी 2 में कितनी रकम खर्च होगी, एक्टिविटी 3 में कितनी रकम खर्च होगी। तो कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट of the resources needed to complete a project. The main output of the cost estimating process are activity cost estimates, basis of estimates and project document updates. यानी हम इसमें कॉस्ट, हर एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं और किस बुनियाद पर हम जो भी एस्टिमेट लगा रहे हैं वो किस बुनियाद पर लगा रहे हैं वो भी हमें बताना होता है। ठीक है, कि अगर हम सोच रहे हैं कि इस काम को करने में हमें 10,000 रुपये लगेंगे, तो आपको ये भी ब्रेक डाउन उसके अंदर देना होगा कि 10,000 कैसे लगेंगे और आप कैसे समझते हैं कि 10,000 लगेंगे इस काम के लिए। ठीक है, अब इसके लिए भी आगे थोड़ा सा डिटेल्स आएंगी कि आप ये कैसे एस्टिमेट करते हैं। फिर आगे चलते हैं, डिटर्मिनिंग द बजट। It involves allocating the overall cost estimate to individual work items to establish a baseline for measuring performance. The main output of this cost budgeting process is cost baseline, project funding requirements and project document updates. अच्छा, determining the budget, इसमें हमें बुनियादी तौर पे 2 काम करने हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि ओवरऑल तमाम एक्टिविटीज़ की हमने इससे पहले की एक्टिविटी में हमने ये जान लिया कि ओवरऑल तमाम जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे हर एक्टिविटी की क्या कॉस्ट है। तो जब हर एक्टिविटी की कॉस्ट हमने निकाल ली तो हमने इसको एग्रीगेट कर लिया
और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमने अंदाजन निकाल ली कि हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट है। ठीक है, तो पहला तो काम हमने ये किया कि कॉस्ट निकाल ली। अब फर्ज करें प्रोजेक्ट हमारा 1 करोड़ रुपए का है। अब 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपए का है। क्या हर साल 33% खर्च होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, या हो सकता है पहले साल में 60% खर्चा हो, बाकी 2 सालों में 20% खर्चा हो। ये भी हो सकता है कि पहले साल में 10% खर्चा हो, दूसरे साल में भी हो सकता है 10% या 20% खर्चा हो, और तीसरे साल में 70% खर्चा हो। इस चीज को डिटरमिन करना कि कैश फ्लो कैसे होगा, कितना खर्चा, पहले महीने का क्या खर्चा है, दूसरे महीने का क्या खर्चा है, पहले साल का क्या खर्चा है, दूसरे साल का क्या खर्चा है, तीसरे साल का क्या खर्चा है, पहले साल हम खर्चा क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट से हमें इनकम क्या होगी, या दूसरे साल हम कितना खर्चा करेंगे और प्रोजेक्ट से फर्दर कोई इनकम होगी नहीं होगी, तीसरे साल क्या खर्चा करेंगे, प्रोजेक्ट से कोई इनकम होनी शुरू होगी या नहीं होगी। ये सब चीजें डिटरमिन की जाती हैं डिटरमिनिंग द बजट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए कि द मेन आउटपुट ऑफ द कॉस्ट बजटिंग प्रोसेस है कॉस्ट बेसलाइन। एक तो हम कॉस्ट बेसलाइन बनाते हैं, यानी एक अप्रूव बजट होता है पूरे प्रोजेक्ट का। फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि मैनेजमेंट को कोई झटका ना लगे। आपने अचानक उनको कह दिया कि सर 1 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, तो आप 70 लाख रुपए दे दें फौरन से, तो मैनेजमेंट को तो इस तरह से झटका लगेगा, क्योंकि वो तो अंदाज़ा नहीं लगा रहे होंगे कि अचानक से आप कितनी रकम मांग लेंगे उस 1 करोड़ में से। लेकिन वो 1 करोड़ ओवर 3 ईयर्स है, तो अब आपको ये बताना होगा कि कैश फ्लो क्या होगा। हमें हो सकता है प्रोक्योरमेंट करनी पड़े, आपको उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सी मशीनरी मंगवानी पड़े, ह्यूमन रिसोर्स में भी हायर करनी पड़े, बहुत से आपको काम करने पड़े। तो जो सारे काम आप करेंगे, तो ये आपको बताना होगा कि प्रोजेक्ट की फर्स्ट ईयर में क्या एक्सपेंसेस हैं, सेकंड में क्या एक्सपेंसेस हैं, थर्ड में क्या, पूरा कैश फ्लो आपको बताना होगा कि कैश जाएगा कितना और आएगा कितना, कैश फ्लो क्या होगा। ये सब चीजें हम करते हैं डिटर्मिनिंग द बजट के प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग कॉस्ट। कंट्रोलिंग कॉस्ट नाम से जाहिर है कि हमें कंट्रोल करना है, नजर रखनी है कि कॉस्ट जो है हमारी अप्रूव्ड, जो हमारी कॉस्ट बेसलाइन है उससे आगे ना जाए। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, कॉस्ट उससे आगे ना जाए, यानी कि विद इन द बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है अप्रूव्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अप्रूव्ड कॉस्ट के अंदर हमें काम अपना कंप्लीट करना है। तो इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट बजट। सबसे पहले जो चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करना जरूरी है। द मेन आउटपुट ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस आर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। जाहिर है कॉस्ट अगर बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। काम की परफॉर्मेंस मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी चल रही है हमारी टीम की, कहाँ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। कॉस्ट की फोरकास्टिंग वो आपने करनी है। चेंज रिक्वेस्ट क्या आ रही हैं वो आपने नज़र में रखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, जाहिर है जब चेंजेस आती जाएंगी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो अपडेट होगा, और फिर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी उस हिसाब से अपडेट होंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो भी अपडेट होंगे। ठीक है, तो ये है कॉस्ट की कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं हम। ये 4 प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इसमें इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट्स सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि प्लानिंग फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, बजट डिटर्मिनेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और कॉस्ट कंट्रोलिंग के अंदर हमारे पास क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, इनपुट्स क्या हैं। इनपुट्स तो कॉमनली तकरीबन सबके एक ही हैं, कमोबेश इनपुट्स हमारे पास ये प्रोजेक्ट चार्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट को देखें
तो प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इनपुट्स हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, एक्सपर्ट जजमेंट, डेटा एनालिसिस, मीटिंग्स वगैरह करके आप तय करते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, कॉस्ट को मैनेज हम कैसे करेंगे। इसमें आप पॉलिसीज तय करते हैं, प्रोसीजर्स तय करते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। कॉस्ट एस्टिमेशन जब आप करते हैं, कमोबेश इनपुट्स आपके वही हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, एक्सपर्ट जजमेंट है। फिर इसके अलावा ये देखें, ये हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसमें एनालिसिस, एस्टिमेटिंग, एनालिसिस ये आगे डिटेल में हम एक एक चीज़ डिस्कस करते जाएंगे कि एनालिसिस एस्टिमेटिंग मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने अगर सिमिलर कोई प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट में फ़र्ज़ करें हमें 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने इस रेंज के अंदर होगा और इसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे कि कॉस्ट में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो वो आप फिट कर देते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं एनालिसिस एस्टिमेटिंग। दूसरे नंबर पे है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग से मुराद ये है कि आपने अगर कोई यूनिट कॉस्ट निकाल ली, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर होता है कि आपने अगर पर फुट कॉस्ट निकाल ली कि किसी कमरे को बनाने के लिए टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर फुट एस्टिमेशन जो है उसकी ये है। अब कितने 100 फुट का वो या कितने 1000 फुट का वो घर या वो जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग है वो कितने एरिया के ऊपर है, उसके हिसाब से आप पर फुट से उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ कहलाती है पैरामीट्रिक। यानी कि आपने पैरामीटर्स निकाले सबसे पहले कि भाई मटेरियल की क्या पर फुट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, जो भी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, XYZ मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं, किस चीज़ की क्या कॉस्ट आएगी, और फिर उसको वो उन पैरामीटर्स को आप डालेंगे और उससे फिर मल्टीप्लाई करके पूरी बिल्डिंग की, उस एरिया की आप कॉस्ट निकाल लेंगे कि जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें इतना खर्चा आएगा। ये कहलाती है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। फिर उसके बाद चीज़ कहलाती है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप एस्टिमेटिंग से मुराद ये है कि हम एक्टिविटीज़ के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, हमने डिटेल लेवल तक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं और लेवल 6 तक हम बना लेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एटलीस्ट। और फिर हर एक जो आइटम होगा वर्क ब्रेकडाउन का, उसके अंदर हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे कि इस आइटम को परफॉर्म करने के लिए हमें ये एक्टिविटीज़ करनी होंगी, और इस तरह हर आइटम को परफॉर्म करने के लिए हम एक्टिविटीज़ जो है वो डिफाइन करते हैं, और फिर हर एक्टिविटी में क्या कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से हर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की हम कॉस्ट निकाल कर उसको जब हम एडअप कर लेंगे तो ये चीज़ कहलाती है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। ठीक है, ये चीज़ बॉटम अप एस्टिमेटिंग कहलाती है। जो टॉप डाउन एस्टिमेटिंग थी, जो टॉप डाउन एस्टिमेटिंग है, वो एनालिसिस एस्टिमेटिंग को हम टॉप डाउन एस्टिमेटिंग भी बोलते हैं, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट 2 में। तो फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे 3 पॉइंट एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं कि एक हम मोस्ट लाइकली एस्टिमेट निकालते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदाजन एक मोस्ट लाइकली एस्टिमेट ये है, आइडियल सिनेरियो में एस्टिमेट ये है, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस में एस्टिमेट ये है। इन 3 चीज़ों को सामने रखकर PERT का एक फार्मूला होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT के फार्मूले में हम उसको डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट एस्टिमेट ये चीज़ कहलाती है। तो इन 3 चीज़ों से हम एक एस्टिमेट, एक दरमियानी एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि अंदाजन हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वो ये होगी। ठीक है, उसमें हम आइडियल भी डालते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट भी डालते हैं और मोस्ट लाइकली भी डालते हैं, और इन तीनों चीज़ों को उस फार्मूले में डालकर हम एक एस्टिमेट निकालते हैं। इसको 3 पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस, जाहिर है इससे पिछले प्रोजेक्ट्स की, इससे पहले जो आपके टीम मेंबर्स काम करते रहे हैं, जो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको सामने रखते हैं। ठीक है, कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है कि आप किन किन चीज़ों की आप एनालिसिस करेंगे, किस किस्म के डेटा की आपने एनालिसिस करनी है। और फिर डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर। आउटपुट इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेट्स आएंगे। ठीक है,
बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स क्या हैं, और फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हम करेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट एस्टिमेट्स हो गए। फिर उसके बाद है डिटरमिनिंग द बजट। अब हम बजट डिटरमिन कर रहे हैं। इसमें ये हमारे पास इनपुट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सबसे पहले तो ये तय करना है, जब हम बजट डिटरमिन कर रहे होते हैं तो हमें ये तय करना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस किस्म का है, उसकी नेचर क्या है, क्या वो एक रिस्क सीकिंग प्रोजेक्ट है या वो रिस्क अवर्स प्रोजेक्ट है। क्योंकि बजट रिक्वायरमेंट, जिस वक्त हम बजट डिटरमिन कर रहे होते हैं, वहाँ रिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हमें नज़र में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये हम रिस्क को नहीं देखेंगे, प्रोजेक्ट हमारा जो है वो ख़तरे से दो चार हो जाएगा और उसके नाकाम होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। तो बजट डिटर्मिनेशन में हमें रिस्क के लिए भी रकम रखनी पड़ती है। अब कितनी रकम हम रखेंगे? फ़र्ज़ करें हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क जो है, रिस्क 1 हमारा जो है वो लेट से 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। रिस्क 1 अगर अकर हो गया तो हमें 5 लाख जो है वो 5 लाख का हमें एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिस्क 2 अकर हो गया तो मे बी हमें 3 लाख का खर्चा करना पड़े, और इसी तरह से अगर रिस्क 3 अकर हो गया तो मे बी हमारा जो खर्चा है वो 10 लाख का हो जाए, और रिस्क 4 अगर अकर हुआ तो उसमें खर्चा हमारा लेट अस सपोज 8 लाख है। फिर हमें प्रोबेबिलिटी भी देखनी होगी कि किस रिस्क के अकर होने का क्या इम्कान है। ठीक है, अगर हमारा प्रोजेक्ट टोटली रिस्क अवर्स है, यानी हमें किसी भी कीमत पर चाहे कैसा भी रिस्क आ जाए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये हमारी बका का मसला है। जैसे कि आप देखें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये हमारी बका का मसला था। तो जब न्यूक्लियर प्रोग्राम में कितने भी रिस्क आएंगे, हमें उन रिस्क को हैंडल करना है और जो भी खर्चा होगा वो हमें करना है। ठीक है, बाज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम काम करते हैं, अगर कामयाबी मिलती है आगे बढ़ते हैं, कामयाबी नहीं मिलती छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं रिस्क सीकिंग प्रोजेक्ट्स। तो बाज़ रिस्क सीकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम ज़्यादा चांस नहीं लेते, ज़्यादा को रिस्क आते हैं तो हम छोड़ देते हैं काम, आगे बढ़ना मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रिस्क अवर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम रिस्क किसी कीमत पर भी हम रिस्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर सूरत में हम रिस्क को हैंडल करेंगे, हर सूरत में रिस्क की जो भी कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें तमाम जितने भी रिस्क हैं, जितने भी रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे, तमाम रिस्क के पैसे उसमें हमें रिस्क के रिजर्व में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल अगर हम देखें, एक प्रोजेक्ट अगर हम चला रहे हैं तो उसमें नॉर्मली सारे रिस्क जितने भी होते हैं उनके हमें बजट में पैसे नहीं रखने होते हैं। एक न्यूट्रल किस्म का अगर हम बनाएं प्लान, तो उसमें हम सारे रिस्क के में भी पैसे ना रखें। उस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, हम एटलीस्ट जो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन रिस्क की, उसके लिए हम रख लें। मे भी हम कहें कि यार ये रिस्क 3 और रिस्क 4 जो है, अगर ये दोनों अकर हो गए तो हमें कम से कम 18 लाख रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम रिस्क के लिए 18 लाख का बजट रख देते हैं। ये कहलाते हैं नोन अननोन्स। ठीक है, बाज रिस्क ऐसे होते हैं अननोन अननोन्स होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट रिजर्व का सेपरेट बजट होता है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वो मैनेजमेंट रिजर्व अलग से हम फिर रखते हैं उसके लिए। ठीक है, ये भी जो 18 लाख रुपए हैं ये भी प्रोजेक्ट के बजट के अंदर शामिल होंगे, अलग से नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट के बजट में शामिल होंगे। यानी 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ 18 लाख आप उसके लिए रिजर्व करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ 18 लाख आप रिजर्व करेंगे, या 1 करोड़ के अंदर ही ये 18 लाख भी शामिल होंगे, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज है
डिटर्मिनिंग द बजट, और बजट के अंदर फिर हम कैश फ्लो को भी हम उसमें देखते हैं, यानी कि इसमें कॉस्ट एग्रीगेशन भी करते हैं, डेटा एनालिसिस, उससे हमें पता चलता है कि हमारा कैश फ्लो किस तरह का होगा। हमने इस चीज़ को हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिव्यू, ये सारी चीज़ें हमने अपने सामने रखनी है। तो उससे हम कॉस्ट बेसलाइन एक तो बनाते हैं, यानी अग्रीड बजट एक बन जाता है। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हमें पता चलती हैं, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पहले महीने में क्या खर्चा, दूसरे महीने में क्या खर्चा, तीसरे महीने में क्या खर्चा। जैसे हम डैम बनाते हैं, तो डैम बनाते हैं तो शुरू में डैम का डिज़ाइन ही बनता रहता है, सर्वे हो रहा है, 10 साल तो इसी में लग जाते हैं। तो इसमें शुरू में जो खर्चा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। एक्चुअल जिस वक्त डैम की कंस्ट्रक्शन, उसकी मशीनरी इंपोर्ट, मटेरियल्स की इंपोर्ट और आप लेबर लगाते हैं, ये वो पॉइंट होता है जिसमें डैम के अखराजात बिल्कुल आसमान को छू रहे होते हैं, फुल स्केल जिस वक्त प्रोडक्शन हो रही होती है। तो शुरू में हो सकता है इसमें इतना खर्चा ना हो। मगर ऑन द अदर हैंड फर्स्ट करें आप एक कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, तो कंप्यूटर लैब बनाएंगे, आपने 50 कंप्यूटर्स की एक लैब बनानी है, तो मे बी कंप्यूटर्स की सारी परचेजिंग वगैरह जो है, और मशीन्स की परचेजिंग, केबलिंग, उसकी परचेजिंग, और सारा जो तैयार करनी है जगह, अब इसमें तो आपको अपफ्रंट आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस किस्म का प्रोजेक्ट है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। बाज़ औक़ात बाज़ प्रोजेक्ट में शुरू में ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, बाज़ प्रोजेक्ट्स में शुरू में नहीं होता इतना खर्चा, और नेक्स्ट स्टेज पर या लास्ट स्टेज पर ज़्यादा खर्चा होता है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। फिर है कंट्रोल कॉस्ट। अब हमने जब बजट बना लिया, कैश फ्लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैश फ्लो किस किस्म का, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये कैश फ्लो समझ लें, इसमें काइंड ऑफ है। हमें फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, ओवरऑल पूरी हर एक्टिविटी की कीमत पता चल गई, और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्लान, इसका कॉस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में ही हम तय करेंगे कि एस्टिमेशन अगर हमें करनी है, हमें किस तरह की एस्टिमेशन करनी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम ये प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम तय करते हैं। अच्छा, अब ये जब हम कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को, तो हमें कंट्रोल करने से मुराद ये है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कॉस्ट बेसलाइन से बढ़नी नहीं चाहिए, कॉस्ट बेसलाइन की रेंज के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास सारे इनपुट्स हैं। वर्क परफॉर्मेंस डेटा है। अब जैसे नई चीज़ें देखें, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वर्क परफॉर्मेंस डेटा। वर्क परफॉर्मेंस डेटा आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। आपकी टीम की परफॉर्मेंस फर्स्ट करें अगर 80% है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये खर्च करके आपको 80 रुपये का काम वो करके दे रहे हैं। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस 80% है, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ का काम करने के लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वर्क परफॉर्मेंस डेटा से आपको मालूम होती रहेंगी, और ये फैक्ट्स जो हैं ये आपको टाइम टू टाइम बल्कि डेली बेसिस के ऊपर ये फैक्ट्स कलेक्ट करते रहने हैं, ताकि आपको आपके पास जितने दुरुस्त फैक्ट्स होंगे उतनी ही दुरुस्त आप कॉस्ट की कैलकुलेशंस कर सकेंगे, एस्टिमेशंस कर सकेंगे, उतना ही अच्छा आप कॉस्ट के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स, एक्सपर्ट जजमेंट है, डेटा एनालिसिस है, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो उसके अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्या होती है और टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या चीज़ है। आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में हमारे पास ये आ रहा है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल जब हम करेंगे तो डेफिनेटली वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। कॉस्ट की फोरकास्टिंग करेंगे, चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, हो सकता है स्कोप के अंदर स्कोप में चेंज होना हो, ये कॉस्ट के अंदर चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे, चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट होंगे रेगुलरली, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट होंगे रेगुलरली, ठीक है। तो ये हैं प्रोसेसेस इन कॉस्ट मैनेजमेंट। ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं। प्लानिंग फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन है, फिर हर एक्टिविटी की इंडिविजुअल एस्टिमेशन है, देन डिटर्मिनिंग द बजट। बजट डिटर्मिन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेनली हम कॉस्ट की एग्रीगेशन करते हैं, कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं, और बजट के अंदर हम कॉस्ट बेसलाइन बनाते हैं, यानी कि अप्रूव कराते हैं
कि इतने पैसे लगेंगे इस काम में। कंट्रोल जो हम करते हैं, चौथी एक्टिविटी है हमारी, कंट्रोल करते हैं हम कि अपने प्रोजेक्ट को विद इन द अप्रूव्ड कॉस्ट रखना है। इस चीज को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अच्छा, अब हम इन सब चीजों को इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। ये एक छोटा सा एक काइंड ऑफ मैप है तमाम एक्टिविटीज़ का कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस का आउटपुट क्या है। ठीक है, प्लान फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान लेते हैं, आखिर में जो बनता है आउटपुट। जब कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं तो उसमें एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टिमेट होता है, इंडिविजुअल तमाम एक्टिविटीज़ का होता है, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स करते हैं। डिटर्मिनिंग द बजट में हम कॉस्ट बेसलाइन बनाते हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स वो हम तय करते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ कैश फ्लो, और फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स होते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या है भाई, कंट्रोल कॉस्ट हैं। कंट्रोल कॉस्ट हम कैसे करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सामने रखेंगे, मतलब इसमें जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए, तो हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉस्ट की फोरकास्ट होती है, चेंज रिक्वेस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ये सब चीज़ें जो हैं प्रोसेस एसेट अपडेट्स होंगे, किसमें, कॉस्ट की कंट्रोलिंग में। आगे चलते हैं हम, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये पहले हम डिस्कस कर लें। प्रॉफिट क्या चीज़ है? प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर रेवेन्यू $100 का रेवेन्यू है और $2 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2% प्रॉफिट मार्जिन है उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर कोई कंपनी $100, मतलब इफ द कंपनी लूजेस $2 फॉर एवरी $100 इन रेवेन्यू, अगर $2 लूज कर रही है हर $100 रेवेन्यू के अंदर, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो -2% हो जाएगा। इसी तरीके से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मेनली हमारी क्या है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बिग पिक्चर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसिडर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और डेवलपमेंट प्लस support costs for the project. Project success criteria often include reaching a certain return on investment over the life cycle. अच्छा, इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा जो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फर्ज कर लें पाकिस्तान एयरफोर्स है। आप सोचते होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा F-16 ही क्यों खरीदती है? क्या F-16 सबसे बेहतर फाइटर जेट है? अब इसका जवाब आपको इस कॉन्सेप्ट से, ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, इससे आपको अभी मैं समझाता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा F-16 को ही दूसरे फाइटर जेट्स के ऊपर क्यों प्रेफर करती है। अब आप देखें कि F-16 इनिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1980s में परचेज कर लिए। ठीक है, अब जब भी कोई जहाज परचेज होता है तो एक तो एयरक्राफ्ट की अपनी एक कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, वो आपने वन टाइम पे करनी होती है, पहली चीज। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ये आपने वन टाइम पे करनी है। मगर ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं है। ठीक है, ये वन टाइम कॉस्ट आपने दी है मगर ये अभी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में क्या आएगा, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। पहले तो वन टाइम कॉस्ट, इन सब चीजों को आप ऐड करते जाएंगे जब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आप निकाल रहे हैं। आपने यहां पे पर यूनिट कॉस्ट कर ली, पहली चीज। दूसरे नंबर पे पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट, वो क्या है? F-16 की पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट क्या है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये
थ्रू आउट आपने 35 साल 40 साल के लिए जो भी प्लान किया है प्रोजेक्ट को कि वो आप उसको ओन करेंगे, तो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट क्या है। फिर इसी तरीके से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। फिर इसी तरीके से उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है। फिर इसी तरीके से जब एयरफोर्स कॉम्बैट टैक्टिक्स बिल्डअप करती है किसी भी फाइटर जेट के साथ, तो कॉम्बैट टैक्टिक्स जो हैं वो बिल्ड करने के लिए उसमें कई साल लगते हैं, ठीक है। तो कॉम्बैट टैक्टिक्स जब बनाते हैं तो जाहिर है उसमें भी कॉस्ट आती है। आप जहाज को मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज में, मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ एल्टीट्यूड के ऊपर वो एयरक्राफ्ट आप उसको यूज करते हैं। तो जाहिर है वो कॉम्बैट टैक्टिक्स बिल्डअप करने में भी कॉस्ट आती है। कॉम्बैट टैक्टिक्स जो मुल्क आपको एयरक्राफ्ट बेचता है वो आपको कॉम्बैट टैक्टिक्स उसके नहीं सिखाता, वो सिर्फ उसकी फ्लाइंग आपको सिखा देता है, उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आपको सिखाता है, मगर उसके कॉम्बैट टैक्टिक्स वो आपने खुद बिल्डअप करने हैं, ठीक है। पहले ये आप जहन में ये 5 फैक्टर्स हैं, पर यूनिट कॉस्ट, पर आवर फ्लाइंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, कॉम्बैट टैक्टिक्स, ठीक है। अब आप सोचें कि पर यूनिट कॉस्ट F-16 की लेट अस सपोज $90 मिलियन है आज के लेटेस्ट F-16 की, ठीक है, $90 मिलियन है। पर आवर फ्लाइंग में भी उसकी $8,000-9,000 पर आवर है। मेंटेनेंस कॉस्ट वो क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, और कॉम्बैट उसकी कॉम्बैट टैक्टिक्स जो है वो क्या है। अब गौर करें, पाकिस्तान एयरफोर्स तकरीबन कमोबेश 40 साल से F-16 ऑपरेट कर रही है। इसके नतीजे में अगर नए F-16 वो खरीदेगी तो कॉम्बैट टैक्टिक्स जो बिल्डअप करने की कॉस्ट है वो उसकी बच जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो उसकी काफी हद तक बच जाएगी, वरना नया जहाज खरीदेंगे तो पूरे नए जहाज की पूरी ट्रेनिंग, जिसमें एयर क्रू पायलट्स की ट्रेनिंग अलग है, लैंड पे जो टेक्नीशियंस हैं उनकी ट्रेनिंग अलग है, बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है। इसी तरीके से मेंटेनेंस हमारे लिए हमें ये भी देखना होता है कि मेंटेनेंस जो है वो उसकी कॉस्ट क्या है, क्या एयरक्राफ्ट जो है कितना मतलब मेंटेनेंस फ्रेंडली है, क्या हालात हैं, ये हमें देखने होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए। तो F-16 जो है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब पाकिस्तान उससे काफ़ी फेमिलियर है, हम खुद भी मेंटेन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पुर्जों की सप्लाई रेगुलर हो रही है नहीं हो रही है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉलिटिकल मसले होते हैं जिसकी वजह से हमें GF-17 प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जो एरिया था ये हमें F-16 का मुसलसल तंग कर रहा था, ठीक है। पर आवर फ्लाइंग दुनिया के बहुत से ऐसे जहाज हैं जो F-16 से बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, मगर उनकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट F-16 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जैसे यूरोफाइटर है, दूसरे आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, उनकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हो सकता है वन टाइम कॉस्ट आपको यूरोफाइटर भी करीब करीब रेंज में मिल जाए, F-16 के कमोबेश करीब की रेंज में मिल जाएगा, मगर पर आवर फ्लाइंग उसकी ज़्यादा होगी, मे बी मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग और कॉम्बैट टैक्टिक्स बिल्डअप करना, इन सब चीज़ों की पूरी एक कॉस्ट होती है। तो ये पूरी कहलाती है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। पूरे प्रोजेक्ट के टेन्योर के अंदर जो भी कॉस्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो ये चीज जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है ये है हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, कि उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, उसको फायदेमंद रखना कंपनी के लिए, और उसको रन करना, उसको मेंटेन करना, इसमें पूरी क्या कॉस्ट आएगी, ये चीज है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसमें हर चीज शामिल है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया ऑफन इंक्लूड रीचिंग अ सर्टेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ साइकिल, ठीक है। ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम कमाएंगे कितना, कितने अरसे में हमारा जो इन्वेस्ट हमने किया है वो हमें कितने अरसे में वापस होगा, और फिर उसके बाद हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे और कितने अरसे तक कमाएंगे। ये सब चीजें भी ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर शामिल है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लाइफ साइकिल जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है उसकी वजह से
चूंकि एक दफ़ा हमने ले लिया, वो उस ज़माने में 1980s में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 बहुत कम कीमत पे बड़े अच्छे तरीके से हमें दे दिए। इमदाद के अंदर हमें F-16 मिले थे शुरू में, सारे पैसे तो पाकिस्तान ने बाद में दिए थे, और वो पैसों वाले F-16 तो हमको डिलीवर ही नहीं हुए, वो तो रोक दिए थे अमेरिका ने। मगर जो शुरू वाले F-16 थे वो काफ़ी मतलब उसमें US एड थी काफ़ी सारी, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि एक दफ़ा जहाज़ हमें मिल गया, अब उसके बाद दूसरे जहाज़ सिमिलर कैपेबिलिटी के लेने का इतना फ़ायदा नहीं था, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम कभी भी दूसरे जहाज़ के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए। ऑन द अदर हैंड आप ये देखिए कि यहाँ तक के JF-17 भी जो पाकिस्तान ने बनाया वो F-16 से एरोडायनेमिकली काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसकी वजह से जो कॉम्बैट टैक्टिक्स हैं और ट्रेनिंग है वो करीब करीब JF-17 और F-16 की एक जैसी होगी। तो यहाँ पे भी हमें कॉस्ट हमारी बच रही है, ठीक है। तो ये होती है एक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को एक मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट पे देखा जाता है। आगे चलते हैं। कैश फ्लो। Cash flow analysis is a method for determining the estimated annual cost and benefits for a project and the resulting annual cash flow। यानी कि पर एनम क्या खर्चा आएगा प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना हम खर्च करेंगे, कितना हम अर्न करेंगे, ये सब चीज़ें कैश फ्लो का हिस्सा होती हैं। टेंजिबल कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट वो होती हैं जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मसलन एम्प्लॉइज़ को हम तनख्वाह दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर हमने एम्प्लॉय रखा हुआ है और जितने भी एम्प्लॉइज़ रखे हैं उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं, या हम किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं, मटेरियल्स जो भी हम परचेज करते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें कहलाती हैं टेंजिबल कॉस्ट, जिनको हम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ें कहलाती हैं टेंजिबल कॉस्ट, ठीक है। इनटेंजिबल कॉस्ट क्या चीज़ है? इनटेंजिबल कॉस्ट वो हैं जो मेजर करना डिफिकल्ट है। फर्ज करें आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आप 10 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 50 आपके पास टीम मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ टीम मेंबर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बाज़ डिज़ाइनर्स हैं, बाज़ एनालिस्ट हैं, 5 आपने एनालिस्ट रखे हुए हैं, वो 5 एनालिस्ट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ आवर्स देते हैं। इसी तरह से डिज़ाइनर्स हैं, वो भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। आपके पास कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो मुख्तलिफ, हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और फिर टीम मेंबर्स हैं आपके। अब फर्ज करें जो बिजली का खर्च हो रहा है, अब एक बंदा जानना चाहता है कि यार प्रोजेक्ट एक्स जो हम कर रहे हैं उस पे क्या कॉस्ट आ रही है, तो टेंजिबल कॉस्ट तो मेजर करना बहुत आसान है। जो टीम मेंबर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आपने देख ली और आपने उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आ रही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी कॉस्ट आ रही है वो आपने मेजर की। मगर इनटेंजिबल कॉस्ट क्या है? इनटेंजिबल कॉस्ट ये है कि भाई कंपनी की पॉलिसी है, सब एम्प्लॉइज़ को हम चाय देते हैं, ठीक है। अब चाय की कॉस्ट ये जो आ रही है, ठीक है। इसी तरह से बिजली की कॉस्ट, बिजली की जो कॉस्ट आ रही है वो किस प्रोजेक्ट पे कितनी बिजली खर्च हो रही है, ठीक है। तो कैसे हम ये जो कॉस्ट है ये निकालेंगे कि बिजली का खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना आया। इसी तरह से चाय वगैरह और जो दूसरी जो अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो वो कैसे उसको हम मेजर करेंगे। प्लस आप ये देखें इंटेंजिबल कॉस्ट के अंदर ऐसी तमाम कॉस्ट जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल कॉस्ट हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या खर्चा आ रहा है वो हम उससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इंक्लूड्स द सैलरीज ऑफ द पीपल वर्किंग फुल टाइम ऑन द प्रोजेक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेज स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो है नॉर्मली टेंजिबल कॉस्ट भी हैं। डायरेक्ट कॉस्ट और टेंजिबल कॉस्ट डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन ये तकरीबन डायरेक्ट कॉस्ट जो है टेंजिबल कॉस्ट भी हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी टेंजिबल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। इनडायरेक्ट भी टेंजिबल हो सकती हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटेंजिबल भी हो सकती हैं।
Indirect costs are costs that are not directly related to the products or services of the project, but are indirectly related to performing the project. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसकी, आगे इसकी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, मैं पहले एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ. डायरेक्ट कॉस्ट जैसे टीम मेंबर की सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है. इनडायरेक्ट कॉस्ट है एम्प्लॉयज बेनिफिट, स्पेस एलोकेशन, फोन, टी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है सारी. ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट क्या है? कंप्यूटर इक्विपमेंट, अकोमोडेशन वगैरह वगैरह. वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती हैं? वेरिएबल कॉस्ट कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं, जैसे जो वेरी करते हैं विद प्रोडक्शन आउटपुट, जैसे कि अगर आप ज़्यादा मटेरियल परचेज करेंगे तो कम कॉस्ट आपको, शायद पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाए, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट कम हो जाए, तो एक ये चीज़ है. फिर चेंज ओवर टाइम के ऊपर कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, तो ये चीज़ें कहलाती हैं वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, अब आते हैं हम संक कॉस्ट. संक कॉस्ट क्या चीज़ है भाई? Sunk cost is the money that has been spent in the past. अब होता क्या है कि हमने एक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए, ठीक है, और बार बार पैसे लगाते गए. हर दफा हम देखें, जब हम किसी चीज के ऊपर हमने कुछ पैसे लगाए, फर्ज कर लें, आप जरा गौर करें, आपका एक दोस्त है, आपने उसको उधार दिया, उसने कहा यार मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 1 लाख रुपए आप उधार दे दो. आपने उसको उधार दे दिया, उसने कहा मैं उधार आपको 2 महीने में वापस कर दूंगा. और उधार में कैसे वापस करूंगा जनाब? उधार में अपनी सैलरी से वापस करूंगा. 2 महीने गुजर गए, आपने उससे कहा भाई उधार वापस करना है. उसने कहा यार मेरे पास बचत नहीं हो रही है सैलरी से, तो मैं उधार वापस नहीं कर पा रहा. अलबत्ता एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि मैं एक जगह कमेटी डाल रहा हूं, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, मुझे कमेटी की किस्त देनी है. और कमेटी की किस्त जो है, लेट से 20,000 रुपये कमेटी की किस्त है, मेरे पास इस दफ़ा कमेटी की किस्त शॉर्ट हो गई है. तुम अगर मुझे 20,000 रुपये दे दो तो मुझे कमेटी मिल जाएगी, और जैसे ही मुझे कमेटी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा 1 लाख रुपया तुम्हें वापस कर दूंगा. अच्छा, अब यहां पे कमेटी के लिए अपने दोस्त को फर्दर पैसे देना, इसका डिसीजन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर करेंगे. आप फैक्ट्स के ऊपर इसका डिसीजन करेंगे. आप ये नहीं सोचेंगे कि चूंकि मेरे 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, अगर मैं इसको 20,000 रुपए दे दूं तो मेरे वो 1 लाख और ये 20,000 पूरे के पूरे वापस निकल आएंगे. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 20,000 दे के मेरे पूरे 1,20,000 वापस आ जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है. आपने ये सोचना है कि क्या मैं इसको कमेटी के पैसे दूं, फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स के ऊपर आपने डिसीजन लेना है. ये सोच के डिसीजन नहीं लेना कि चूंकि मैं अपने पैसे फंसा चुका हूं, उन पैसों को निकालने के लिए मुझे मजीद पैसे देने चाहिए. ये कॉन्सेप्ट गलत है. इसलिए इस चीज को बोलते हैं संक कॉस्ट. जो चीज डूब गई, अब उसको निकालने के लिए मजीद पैसे खर्च करना दानिशमंदी नहीं है. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि संक कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मजीद पैसे लगाना खतरनाक है, बल्कि नुकसानदेह है. चांसेस रेयर हैं कि आपके पैसे वापस आएंगे, बल्कि जो आप मजीद पैसे लगा रहे हैं वो भी डूब जाएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद है लर्निंग कर्व थ्योरी. लर्निंग कर्व थ्योरी क्या कहती है कि when many items are produced repetitively, the unit cost of those items decreases in a regular pattern as more units are produced. ठीक है, अगर आप ज्यादा आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे तो बहरहाल उसके मैथमेटिकल पूरी इसकी मॉडलिंग होती है कि कौन सा थ्रेशोल्ड है, कितना थ्रेशोल्ड है कि आप एक खास हद तक जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, और इसी पॉलिसी के तहत आप देखें कि चाइनीज जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट में किस तरह डोमिनेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जाहिर है पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो सेल कर सकते हैं.
ठीक है, उनकी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट भी कम है। ऑन द अदर हैंड दुनिया में दूसरे मुल्क इसको कंपीट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है भाई? रिजर्व जाहिर है पैसे हैं, डॉलर्स included in a cost estimate to mitigate cost risk by allowing for future situations that are difficult to predict. अब आप ये देखिए, मैंने आपसे अर्ज की थी कि कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं और मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं? अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट मे बी पार्शियली प्लान्ड फॉर, sometimes called as known unknowns, and are included in the project baseline. प्रोजेक्ट बेसलाइन में कंटीजेंसी रिजर्व रखना जरूरी है। मैनेजमेंट रिजर्व्स अलग चीज होते हैं। मैनेजमेंट रिजर्व्स कहलाते हैं अननोन अननोन्स, ठीक है। ऐसी चीजें अकर हो जाएं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते या आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हो सकता है, ऐसे रिस्क, ये अननोन अननोन्स कहलाते हैं। इसके लिए अलग से सेपरेट मैनेजमेंट रिजर्व्स का होना जरूरी है, मगर ये कॉस्ट बेसलाइन में इंक्लूड नहीं होते। अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। दीज रिजर्व्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बेसलाइन। अननोन अननोन्स कॉस्ट बेसलाइन में हम इंक्लूड नहीं करते। नोन अननोन्स हम कॉस्ट बेसलाइन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हमने जिक्र किया था प्लानिंग फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट को, हमने आगे फर्दर डिटेल से डिस्कस करना है। इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं? लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो कितनी, उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है। मसलन यहाँ पे देखिए कि एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट नॉर्मली हैव राउंडिंग गाइडलाइंस सच एज राउंडिंग टू द नियरेस्ट $100. There may also be guidelines for the amount of contingency funds to include, such as 10 or 20%. कितने परसेंट कंटीजेंसी फंड्स हम रखेंगे पर एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज कहलाती है लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फिर है यूनिट्स ऑफ मेजर, कि आप मेजर किस तरह से करेंगे इसको। तो ईच unit used in cost measurement such as labor hours, days should be defined, ठीक है। आप आवर्स के हिसाब से मेजर करेंगे, आप डेज के हिसाब से मेजर करेंगे, आप वीक्स के हिसाब से मेजर करेंगे, आप डॉलर्स में मेजर करेंगे, आप रुपीज में मेजर करेंगे। ये सब चीजें आती हैं यूनिट्स ऑफ मेजर के अंदर, कि आप मेजर कैसे करेंगे। आप गोल्ड के अंदर मेजर कर रहे हैं, आप बिटकॉइन में मेजर कर रहे हैं, आप किस चीज में मेजर कर रहे हैं, और आवर्स और डेज के अंदर आप मेजर कर रहे हैं। ये सब आपको यूनिट्स ऑफ मेजर तय करने होते हैं प्लानिंग फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस लिंक्स, प्रोसीजर लिंक्स। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस रेफर टू द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कंपोनेंट यूज फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एज द कंट्रोल अकाउंट, यानी कि जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं आखिर के, जैसे कि हम 6 लेवल तक हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये तय किया जाता है कि जनाब इसको हम एज ए यूनिट यूज करेंगे फॉर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सो ईच कंट्रोल अकाउंट इज ऑफन असाइंड अ यूनिक कोड दैट इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग सिस्टम। प्रोजेक्ट टीम्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड यूज दीज कोड्स प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आपने इसमें ये भी तय करना है कि हम जो कॉस्टिंग कर रहे होंगे हम किस तरह से करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर हम करेंगे, ये भी आप तय कर सकते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं। आप एक्टिविटी के ऊपर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है आगे फर्दर एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है मगर इतना डिटेल में इसको प्लान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बाद आगे फर्दर एक्टिविटीज़ तक इसको तोड़ दें। लेकिन बहरहाल अगर आप तोड़ना चाहते हैं और आप मैनेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आपने यहाँ पे ये मेंशन करना होता है। फिर है कंट्रोल थ्रेशोल्ड्स। कंट्रोल के थ्रेशोल्ड क्या है? सिमिलर टू स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट often have a specified amount of variation allowed before action needs to be taken, ठीक है।
किस पॉइंट के बाद हमें एक्शन लेना होगा, सच एज ±10% ऑफ द बेसलाइन कॉस्ट। अगर कॉस्ट बेसलाइन ±10% 10% प्लस पे अगर जा रही है तो यकीनन अब हमें ये कंट्रोल थ्रेशोल्ड आ गया है। अब इस पॉइंट से हमें प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल से मुराद है कि हमें डायरेक्शंस देनी हैं, हमें करेक्टिव एक्शंस करने हैं ताकि कॉस्ट को विद इन द लिमिट रखा जा सके। ठीक है, ये चीज़ है कंट्रोलिंग थ्रेशोल्ड। फिर उसके बाद है रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, के परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाएगा। इसके लिए मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट के जरिए हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास फैक्ट्स जितने सही होंगे अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट उतना ही सही परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हमें रूल्स फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमें तय करने हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान would define measurement rules such as how often actual cost will be tracked and to what level of detail। ठीक है, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो लेसन जो होगा उसमें हम अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप एक्चुअल कॉस्ट को देख सकते हैं, किस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, प्रोजेक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, दोनों चीज़ों के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। फिर है रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स में क्या है, दिस सेक्शन वुड डिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ये भी आपने तय करना है। फिर प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस है। द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान would also describe how to perform all of the cost management processes। ठीक है, अच्छा प्लानिंग हो गई। उसके बाद एस्टिमेशन थी हमारी कॉस्ट की, सेकेंड हमारा जो एक्टिविटी थी कॉस्ट एस्टिमेशन। तो कॉस्ट एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों पे हमें करनी है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करेगी हमारी टीम, कितने बंदों की टीम है, कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, एक्चुअल पूरे प्रोजेक्ट के आवर्स कितने होंगे, मटेरियल्स की क्या कॉस्ट होगी और लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमें मटेरियल परचेज करना होता है तो बेहतर होता है कि समटाइम्स ऑफ सीज़न के अंदर आप वो मटेरियल परचेज कर लें तो और ज़्यादा मिकदार में परचेज कर लें तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो पॉसिबल है कि अपफ्रंट आप ज़्यादा पैसे पे करें मगर ओवर द लाइफ टाइम उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। यानी कि प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपने इकट्ठा मटेरियल परचेज कर लिया और वो अभी कॉस्ट कम थी तो ऑटोमेटिकली आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और 2 साल का जो प्रोजेक्ट है आपका उसमें उन मटेरियल्स की कॉस्ट आपको मे बी कम पे करनी पड़े। ये चीज़ होती है लाइफ साइकिल कॉस्ट, कि स्पेंडिंग मोर नाउ टू स्पेंड लेस लेटर। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट। हमारे पास तकरीबन 3 किस्म के कॉस्ट एस्टिमेट होते हैं। एक होता है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ROM। रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जब हम एक अंदाजा लगाते हैं, बिल्कुल बहुत मोटा अंदाजा होता है, बहुत रफ अंदाजा होता है कि अंदाजन इस प्रोजेक्ट पे इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, ये चीज कहलाती है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके अंदर जो वेरिएंस है वो बहुत ज्यादा होता है यानी कि वेरिएंस जो है टिपिकली कितना हो सकता है, -50% से 100% प्लस 100% तक ये वेरिएंस हो सकता है। इससे मुराद ये है कि अगर आप ने ROM लगाया है $1 लाख का कि ये प्रोजेक्ट $1 लाख में कंप्लीट होगा, तो -50% से प्लस 100% से मुराद ये है कि -50% से मुराद ये है कि हो सकता है ये $50,000 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और ये भी हो सकता है कि ये $2 लाख तक में जाके कंप्लीट हो। ये चीज कहलाती है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ROM। यानी -50% से प्लस 100%।
तक कॉस्ट में वेरिएशन आ सकती है, इतनी ज्यादा वेरिएंस होती है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। दूसरे नंबर पे होता है बजटरी एस्टिमेट, ठीक है ना। जब बजट के अंदर हम एस्टिमेट देते हैं वो बजटरी एस्टिमेट कहलाता है। इज यूज्ड टू एलोकेट मनी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशंस बजट। द एक्यूरेसी ऑफ बजटरी एस्टिमेट इज टिपिकली -10% से 25% प्लस। यानी अगर $1,00,000 का प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि वो $90,000 में कंप्लीट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो $1,25,000 में कंप्लीट हो। यानी -10% से +25% तक डिफरेंस आ सकता है, इतनी वेरिएशन आ सकती है बजटरी एस्टिमेट में। तीसरे नंबर पर होता है हमारा डेफिनेटिव एस्टिमेट। जब कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो फिर हमें उसके लिए डेफिनेटिव एस्टिमेट चाहिए होता है, एक्चुअली जब हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो -5 से +10% तक होती है। यानी अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, पॉसिबल है कि वो 5% कम में हमें मिल जाए, और ये पॉसिबल है कि वो 10% ज्यादा में हमें मिले। यानी कि जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो -5% से +10% तक जा सकती है। ये डेफिनेटिव एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेट के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। इससे पहले भी शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि एनालिसिस एस्टिमेट्स क्या होते हैं। एनालिसिस एस्टिमेट आप देख सकते हैं टॉप डाउन एस्टिमेट कहलाता है, और ये किसी सिमिलर प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए एस्टिमेट किया जाता है। दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट। जो बंदे ये काम कर रहे हैं उनकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, इस मामले में तजर्बाकार होने चाहिए। और ये जो हमारी एनालिसिस एस्टिमेट की टेक्निक है ये लेस कॉस्टली होती है, जल्दी हो जाती है, कॉस्ट इस पे कम आती है दूसरी टेक्निक से मुकाबले में। मगर ये इसकी एक्यूरेसी भी ज़रा डाउटफुल होती है, ठीक है, ये इसका बैड पॉइंट है। People preparing cost estimates must have skills to determine whether certain parts of the project will be more or less expensive than analogous projects. जो लोग ये एस्टिमेट्स कर रहे हैं उनको लाजमी तौर पर इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किन जगहों पर जो इससे पिछला प्रोजेक्ट है जो आपके पास मौजूद है, जिसके रिजल्ट्स आपके पास मौजूद हैं, कि वो कहाँ पे वो कम एक्सपेंसिव था, कहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट कहाँ पे डिफ़र करता है पिछले प्रोजेक्ट से, और कहाँ पे इसकी ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस एस्टिमेट्स हो गए। एनालिसिस एस्टिमेट सिमिलर प्रोजेक्ट को सामने रखकर किए जाते हैं जो इससे पहले आप एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं। दूसरे नंबर पर बॉटम अप एस्टिमेट्स। बॉटम अप एस्टिमेट्स क्या हैं? बॉटम अप एस्टिमेट क्या होते हैं कि हमने एक्टिविटी में तोड़ लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट को और तमाम एक्टिविटीज की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। If a detailed WBS is available for a project, the project manager could require each person who is responsible for a work package to develop a cost estimate for that work package, or at least an estimate of the amount of resources required. It is time intensive. ये ज़्यादा accurate होता है bottom up estimate, मगर time intensive होता है, इसमें time ज़्यादा लगता है। फिर इसके बाद है 3 पॉइंट एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं? हम मोस्ट लाइकली कॉस्ट निकालते हैं, ऑप्टिमिस्टिक निकालते हैं और पेसिमिस्टिक निकालते हैं, और इनको डाल के एक फॉर्मूले में हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या कॉस्ट आएगी, उस एक्टिविटी में क्या कॉस्ट आएगी और ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग है। पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं एज पैरामीटर्स इन अ मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अ पैरामीट्रिक मॉडल माइट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ $50 per line of code
for a software development project based on the programming language the project is using, the level of expertise of the programmers, and the size and complexity of the data involved. ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स आपने सामने रखे और उसके हिसाब से आपने कॉस्ट निकाली. आपने कहा $50 पर लाइन ऑफ कोड होगा. अब आप कहते हैं यार 1000 लाइन ऑफ कोड का है तो ऑटोमेटिकली $50,000 का ये प्रोजेक्ट है. ठीक है, ये चीज़ है पैरामीट्रिक, यानी कि आपने पैरामीटर्स निकाले और एक यूनिट प्राइस आपने निकाली और उस यूनिट को आपने पूरे प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, parametric models are most reliable when historical information used to create the model is accurate, the parameters are readily quantifiable, and the model is flexible in terms of project size. Many projects involving building construction use parametric estimates based on cost per square foot. The costs vary based on the quality of construction, location, materials and other factors. ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. प्रॉबेबली आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी. आगे चलते हैं. नाउ डिटरमिनिंग द बजट. Determining the budget involves allocating the project cost estimate to individual material resources or work items over time. These material resources or work items are based on the activities in the work breakdown structure for the project. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बजट डिटर्मिनेशन में क्या होता है. बजट डिटर्मिनेशन में हमें मेनली यहाँ पे 3 काम है. पहला काम हमें क्या करना होता है कि ओवरऑल कॉस्ट एग्रीगेट करनी होती है तमाम एक्टिविटीज़ की, कि हमें एक कॉस्ट बेसलाइन बनानी होती है. दूसरे नंबर पे हमें फंडिंग रिक्वायरमेंट्स या कैश फ्लो का बताना होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या खर्चा है, सेकंड ईयर में क्या खर्चा है, थर्ड ईयर में खर्चा क्या है और कमाई क्या है. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड नंबर पे हमें रिस्क के लिए भी जो नॉन अननोन्स होते हैं उन रिस्क के लिए हमें पैसे एलोकेट करने होते हैं. ये 3 काम करने होते हैं बजट के अंदर जब हम बजट बनाते हैं. ठीक है, और प्रोजेक्ट की जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लान फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग जब हम करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है उसमें हमें, और बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमें ये तय करना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये रिस्क अवर्स प्रोजेक्ट है या रिस्क सीकिंग प्रोजेक्ट है. हम किस हद तक रिस्क को केटर करेंगे, किस हद तक हम रिस्क को डील करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, किस हद तक हम हैंडल करेंगे रिस्क को. अगर 100% हम कहते हैं कि हम रिस्क को हैंडल करेंगे तो फिर हमें उसके लिए तमाम नॉन अननोन्स के लिए 100% पैसे रखने पड़ेंगे. बल्कि मैनेजमेंट का जो बजट है उसके अंदर भी हमें फर्दर पैसे रखने होंगे ताकि अननोन्स अगर आते हैं तो उनको भी हम डील कर सकें. ठीक है, The cost management plan, scope baseline, activity cost estimate, basis of estimates, project schedule, resource calendars, risk register agreements and organizational process assets are all inputs for determining the budget. ठीक है, ये हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं उस शुरू की स्लाइड्स में. ये स्लाइड थी जिसमें सारे ये इनपुट्स थे. The main goal of cost budgeting process is to produce a cost baseline for measuring project performance and to determine project funding requirements. ठीक है, आगे चलते हैं. ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं. कॉस्ट एग्रीगेशन कर रहे हैं, कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉस्ट बेसलाइन हमने अप्रूव करवा ली, बजट अप्रूव करा लिया, कंटीजेंसी रिजर्व्स हम रख रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट रिजर्व्स और कंटीजेंसी रिजर्व्स ये दोनों हैं कि कंटीजेंसी रिजर्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन अननोन्स के लिए जो रिजर्व्स रखे जाते हैं वो कंटीजेंसी रिजर्व्स कहलाते हैं नॉन अननोन्स के लिए, और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो रखे जाते हैं ये अननोन अननोन्स के लिए रखे जाते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए,
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।